बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आ गए हैं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पे। हमने सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज करने के बाद आज हमारा फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। पहले फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, देन हम एग्रीकल्चर इनकम पे आएंगे। तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से एक बात तो सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि हर मुल्कों की, डिफरेंट कंट्रीज़ की आपस में टैक्स ट्रीटीज़ हैं, जिसके मुताबिक ये है कि अगर आप कर रहे हैं यूके में काम और उधर आपकी इनकम पे टैक्स कट रहा है, आपने उधर टैक्स पे कर दिया, तो फिर आप वही इनकम अगर पाकिस्तान लेके आ रहे हैं तो पाकिस्तान में उस इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। एक बात तो ये किया क्यों है कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ की डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए ट्रीटीज़ हैं कि आप एक जगह डबल टैक्स ना आपको पड़े कि उधर भी आप टैक्स पे करें और वही पैसा इधर लेके आए तो उस पर भी आपको टैक्सेशन लगेगा। तो इस तरह से कुछ कंट्रीज़ हैं जिन पे एग्जेम्प्ट है, टैक्स है ही नहीं और अगले पे आके टैक्स होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपने उधर टैक्स पे नहीं किया, आप इधर बैठे थे, इधर से ही पैसे कमा रहे थे और बाहर से टैक्स नहीं कट रहा था तो आपको इनकम मिल रही थी। उसके लिए डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। जैसे कि आईटी सर्विसेज पे काम जो लोग कर रहे हैं, आईटी सर्विसेज का है कि 1% वो उनको जब इनकम रिसीव होगी तो बैंक उसका टैक्स विद हेल्ड कर लेगा और गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। अगर वही कंपनी जो आईटी सर्विसेज से पैसे बाहर से कमा रही है, वो अगर आईटी बोर्ड में रजिस्टर्ड है और उसके बाद वो विद होल्डिंग कर रही है, अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे विद होल्डिंग कर रही है और कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे पूरा उतर रही है, तो फिर वो 1% भी कम होकर 0.25% रह जाता है। तो इसी तरह एक ये सोर्स हो सकता है। एक ये हो सकता है कि नहीं, आप काम किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं घर बैठे, जैसे कोविड के बाद ये सिचुएशन ऐसे अराइज हुई कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बाज़-औक़ात कंपनियों ने ये कह दिया कि आप अपने होम कंट्री में बैठ के काम कर लें, लेकिन वो आईटी सर्विसेज अगर नहीं है और आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको सैलरी पे कर रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपका टैक्स डिडक्ट करने के बाद सैलरी दे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बगैर टैक्स के दे और आपकी इनकम बन जाए। अगर इधर इनकम वो बन रही है तो फिर वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, आपने सैलरी से पैसा कमाया और सैलरी आपने नॉन रेजिडेंट भी नहीं हुए। इस सिचुएशन में आप रेजिडेंट रहे कि पाकिस्तान में रहे। अगर तो आप बाहर काम कर रहे होते तो आपने नॉन रेजिडेंट होना था। मोर देन 183 डेज अगर पाकिस्तान से बाहर आप हैं और उधर काम करके कमा रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप पे वो इधर कंपलसरी नहीं है कि टैक्स दिया जाए। लेकिन आप इधर ही रह के बाहर की कंपनी से कमा रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, तो वो फिर टैक्सेबल होगी। और दूसरी सिचुएशन में, एक तो जो हमने सिर्फ सैलरी की बात की, ऐसे ही सारी इनकम्स की है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका बिजनेस है कोई, वो बिज़नेस आप बाहर कर रहे हैं लेकिन आप पाकिस्तान आ जा रहे हैं, हो सकता है आप इधर ज़्यादा देर रहे, बिज़नेस आपने पैसे कमाए और आगे पैसे, अगर तो जिस कंट्री में आपका बिज़नेस है उसने पैसे काट लिए तो टैक्स काटा, तो देन आपको इधर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर नहीं काटा तो फिर आपको इधर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टैक्स ट्रीटीज़ हैं। वो जब हम इंटरनेशनल टैक्सेस में जाते हैं या रेलेवेंट फील्ड में जाते हैं तो उसके मुताबिक हम उसको डील करते हैं। ये कंसेप्ट था। एक तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बेस ओरिजिन प्रॉफिट शिफ्टिंग और प्रॉफिट शिफ्टिंग पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे मेरे ना हैं लेक्चर हैं कि वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, वो लोग फिर टैक्स अवॉइड करते हैं, मैनेज करते हैं, विद इन द लॉ रह के मैनेज करते हैं कि जिस कंट्री में टैक्स रेट कम है आप उधर जाके टैक्स पे करते हैं, शो करते हैं और कमाते और किसी जगह से हैं। तो वो लेक्चर भी सुन लीजिएगा, वो इस टॉपिक के हवाले से आपको हेल्पफुल होंगे। तो अब हमने फॉरेन सोर्स में आएंगे तो फॉरेन इनकम क्या क्या हो सकती है। फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है। सपोज आप गए, आप जाके उधर यूएस से यूके कहीं भी आप रहे, आपने उधर एक फ्लैट ख़रीदा था, आपने फ्लैट ख़रीदा और आप वापस पाकिस्तान आ गए, आपको रेंटल इनकम उसकी आ रही है, ये हो सकती है। फॉरेन बिजनेस जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, उसकी इनकम आ सकती है। फिर फॉरेन कैपिटल गेन आ सकता है या फॉरेन अदर सोर्स ऑफ इनकम जैसे हमने सारी जिक्र की है, और सैलरी। अच्छा, अगर तो उसका ऐसे होगा कि आपने उधर टैक्स दिया है सब्जेक्ट टू फाइनल और फिक्स टैक्स के, आप उधर पे करके आए हैं,
या ये पाकिस्तान में एग्जैम्प्ट है, तो फिर आप उसको इस कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि जी मैं अक्सर 1 लाख इसलिए लिखता हूँ कि वो सीधा सीधा लिखना होता है कैलकुलेशन के लिए, हम कोई करेंगे। अच्छा, अब ये है कि प्रॉपर्टी की इनकम थी, अगर तो हमारा उधर टैक्स कट गया, जब आपको इनकम मिली, जिस टेनेंट ने आपको रेंट दिया उसने कहा जी ये टैक्स तो मैंने आपका गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है, तो देन फिर आपका कौन सा आ गया कि फाइनल में आपको टैक्स कट के पैसे मिले हैं, या उस गवर्नमेंट में आपने पैसे दे दिए, तो देन आप इसको इधर एग्जाम्प्ट में लिखेंगे ताकि वो आपके टैक्सेबल में ना आए। ये देखें, अब अगर तो हमने ये ना लगाते तो फिर वो टैक्सेबल में आ रही थी, इस पे आपके टैक्स कैलकुलेट करना था, लेकिन क्योंकि हमारा उधर हम समझते हैं कि टैक्स कट गया तो इसलिए हमने इधर नहीं किया। एक चीज़ को हम ऐसे भी रखेंगे, फ़र्ज़ किया ये 200,000 है और हम कहते हैं कि ये 200,000 पे हमने उधर पैसे उस पर हमारा टैक्स नहीं कटा था फ़ौरन में, और ना ही हमें एग्जाम्प्ट, तो फिर ये टैक्सेबल बन जाएगी। अभी इसको हम इंटेंशनली रख रहे हैं कि आगे आके हमारी वो कैलकुलेशन में हमें बताए कि क्या सिचुएशन बन रही है। इसी तरह से हमें उधर कैपिटल गेन आया, तो कैपिटल गेन भी टैक्स डिडक्ट होने के बाद हमें मिला, तो हम इसको ये समझेंगे कि टैक्स डिडक्ट होने के बाद मिला। और अदर सोर्स नहीं था, सैलरी नहीं थी, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं इसलिए ये चीज़ों को 2 को छोड़ देते हैं। ये हमने 3 एंट्रियाँ की हैं, जिसके एक हमने वो की कि जिसमें हमारा टैक्स उधर नहीं विदहेल्ड हुआ था, ये टैक्सेबल इनकम थी। तो इसको हम जब कैलकुलेट करने के बाद कंप्यूटेशन में आएंगे तो ये देखें, जैसे कि हमारा आ रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, बिजनेस आ रहा था, ये फॉरेन इनकम है। अब फॉरेन इनकम हमारी टोटल तो हुई है 400,000, लेकिन हमारी टैक्सेबल कितनी है 200,000, क्योंकि 200,000 ऐसी थी कि जिस पे हमारा ऑलरेडी उधर टैक्स कट चुका था। तो ये इसको इस तरह से हम ट्रीट करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट इस तरह से आएगी। अगर तो टोटल पे टैक्स कटा होता तो फिर हम टोटल को भी हेल्प करते, लेकिन हमने अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ को विद हेल्प कर लिया, कुछ को रहने दिया, तो इस तरह से हमारा टैक्स कट गया। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी कंट्री में ये हमारे टैक्स ट्रीटी उनके साथ ये है कि हमारा पूरे का पूरा टैक्स उधर कटा है, तो इधर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो था फॉरेन सोर्स हमने पढ़ा। इसके बाद आ जाता है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने, इसको बड़ी अच्छी तरह अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए भी समझना है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम जो है ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स एज पर फेडरल लॉ, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके तहत ये एग्जेम्प्ट है। तो लोग क्या करते हैं कि इधर करोड़ों की डाल देते हैं कि इस पे तो टैक्स नहीं है, लेकिन ये प्रोविंसेस में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल है। मैंने अगर हम पंजाब की इस दफ़ा बात करें तो वो उसमें पहला जो 400,000 है, पहले 400,000 पे कोई टैक्स नहीं है, फर्स्ट 800,000 पे 1,000 है सिर्फ टैक्स, और फर्स्ट 1,200,000 पे जो है 2,000 टैक्स है, और उसके बाद 5% स्टेट आगे चलेगा, फिर एक स्टेज पे बढ़ेगा भी आगे। तो अब लोग क्या करते हैं कि इधर मेंशन कर देते हैं करोड़ों में कि ये तो टैक्स तो इसमें है नहीं, और वाकई इस लॉ के तहत नहीं है, इस रिटर्न में नहीं टैक्स बनेगा, लेकिन फिर पंजाब गवर्नमेंट आपको करेगी। ये ऐसे हुआ बल्कि कि केस चला गया, उसमें मैं इसकी स्टोरी भी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड भी सुना देता हूँ कि वो केस जो चला गया कोर्ट में कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट तो हमसे पूछ नहीं सकती, तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी इसने एसेट्स बनाए हैं तो चलो हमें ये बताया कि अगर पंजाब गवर्नमेंट में टैक्स देना है या इसने कहीं देना है। खैर चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब गवर्नमेंट से पूछा कि आपने टैक्स इससे कलेक्ट करना था, किया नहीं है, तो वो पंजाब गवर्नमेंट को पता ही नहीं था अभी कि वो टैक्स इस तरह से कलेक्ट करना है या नहीं करना। तो फिर वो रिफॉर्म हुई, फिर उसके बाद वो उन्होंने टोटल डाटा लिया FBR से, और जिसने भी एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की थी वो सबको नोटिस इशू किए, और उनसे फिर कलेक्शन शुरू हुई और उन पर टैक्स जमा किया करवाया गया मुख्तलिफ सालों में, जिसमें मैंने भी 4-5 साल के पिछले सालों का, मेरे भी एग्रीकल्चर क्योंकि इनकम है तो मैंने भी उसमें जमा करवाया अपना टैक्स। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपने कि इनकम जो है, फिर ये जैसे कि देखें इसमें उसने मेंशन भी कर दिया है। अगर आप इधर कह रहे हैं कि मेरी 500,000 है इनकम, तो ये करेगा तो ऐसे कि आपका वो
कर देगा डिक्लेयर के इसमें आपकी टैक्सेबल बन रही है, लेकिन आपने ये बता देना है कि नहीं ये भाई एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये एग्जाम्प्ट है, तो इसलिए मैं इसको एग्जाम्प्ट में डाल रहा हूँ। और फिर ये भी पूछ सकता है कि क्या ये इनकम जो है इस पर आपने टैक्स प्रोवाइड दिया है, प्रोवेंशनल टैक्स दिया है। अगर तो ऐसी है जिस पे आपने ऑलरेडी प्रोवेंशनल टैक्स दे चुके हैं तो उसको तो वो कहीं कैलकुलेट करेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, तो वो प्रोवेंसीज कलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अब आ गया हमारा एग्रीकल्चर और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। अब हमारे सारे हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में हमने और चीज़ें डिस्कस करनी है, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम की जहाँ तक बात करें उसमें हमारा अब कोई हेड नहीं बचा। तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं अदरवाइज इनकम टैक्स की बाकी चीज़ों को आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। नहीं है कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसमें ये तो हमने अभी किए थे हेड ऑफ इनकम। तो फिर हम आगे आता है कि टैक्स चार्जेबल और डिडक्टेबल। कुछ अलाउंसेस की मैंने आपको बात कर दी थी, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट टैक्सेस और फॉरेन टैक्सेस को तफसील से इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या क्या एडजस्ट हो सकता है। ये हमने पहला एडजस्टमेंट की बात की कि अगर आपने क्या चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों की अभी हम बात करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे ताकि आपके जेहन में रहे। बीइंग टैक्स पेयर भी आपके जेहन में हो कि मेरा यह टैक्स एडजस्ट हो सकता है, और बीइंग आप कंसल्टेंसी जब कर रहे हैं या आप चेक कर रहे हैं किसी का, बीइंग ऑफिसर किसी का चेक कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये विद हेल्ड कर सकता है। जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पे टैक्स कटता है, मे बी 1% के हिसाब से कटेगा, वो अगर कट गया है तो आपका वो एडजस्ट हो जाएगा, वो भी एडजस्टेबल है। ऐसे ही इंपोर्ट पे डिफरेंट टैक्स रेट है, ये सारे जो है ना एडजस्ट हो जाएंगे। फिर हमने सैलरी का उस दिन पढ़ा था, ये कॉलम तो हमने पढ़ लिया था कि सैलरी पे अगर टैक्स विद हेल्ड हुआ है आपका तो वो आपका एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो जाएगा। डायरेक्टर्स फी जो इसको हम कहते हैं, कहीं वो डायरेक्टर्स की सैलरी भी कह देते हैं या डायरेक्टर्स फी कहते हैं, डायरेक्टर्स को मिलती है, उस पर भी टैक्स काट के मिलता है। फिर प्रॉफिट ऑन डेट की बात हुई थी कि 5 मिलियन से ज़्यादा जब होगा प्रॉफिट तो देन उसको नॉर्मल इनकम में ट्रीट किया जाएगा। तो नॉर्मल में जब आएगी तो फिर उसका टैक्स जितना अगर विद हेल्ड हुआ है वो इधर एडजस्टमेंट के लिए आ जाएगा। आगे है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंट्रैक्ट, रेंट एटसेट्रा टू द नॉन रेजिडेंट 152 सब सेक्शन 2 के तहत इनका अगर नॉन रेजिडेंट का कोई टैक्स कटा है तो उसको भी एडजस्टमेंट हो जाएगी उसकी। प्रॉफिट ऑन डेट फॉर नॉन रेजिडेंट, ये भी एडजस्टमेंट है। अच्छा, फिर अगर आप जो बिजनेस करते हैं या आपने कभी किसी की रिटर्न फाइल की हो, कि आपने भी एक दिन क्वेश्चन भी काजमी साहब ये किया था कि जब आप उसको इनवाइस करते हैं तो वो आपका टैक्स काट लेते हैं, कभी 4.5%, कभी 5%, कभी 1%। तो वो जो टैक्स काटते हैं वो भी टैक्स एडजस्टेबल है। 150 अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ गुड्स के भी हो सकता है, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सर्विसेज के भी हो सकता है। तो जिस भी परसेंटेज से कटा है, ये बल्कि हमने इसकी ट्रीटमेंट भी की थी कि इसका टैक्स कटेगा, और फिर ये ऐसे ही सर्विसेज का भी कटेगा। अच्छा, फिर हमने रेंटल प्रॉपर्टी की बात की थी कि अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो मैंने एग्जांपल आपको बैंक्स की दी थी, मतलब जो जिनका ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है टोटल अकाउंट्स, तो वो आपका टैक्स काट के आपको पैसे देंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो विद हेल्ड किया होगा वो भी आपका एडजस्टेबल होगा। उसके बाद एडवांस टैक्स ऑन द कैश विड्रॉल, आप जो नॉन फाइलर विड्रॉ करते थे 1 लाख रुपया तो उसका 600 रुपया कटता था, तो उस पे भी जो टैक्स है वो भी एडजस्टेबल है एट द एंड। मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन आप गाड़ी की जब करवाते हैं तो उस पर भी टैक्स कुछ विद हेल्ड होता है, वो भी एडजस्टेबल है। मोटर व्हीकल की ट्रांसफ़र फ़ी ट्रांसफ़र करवाते हैं उस पर एडजस्टेबल है। मोटर व्हीकल जब आप ख़रीदते हैं, हमने बल्कि वो बात की थी कि हम सुजुकी परचेज़ कर रहे हैं, ये हमने एंट्री भी की थी, तो उस पर जो 15,000 विद हेल्ड हुआ था वो भी एडजस्टेबल है, वो भी हमने एडजस्ट करना है। इसी तरह मोटर व्हीकल की लीजिंग पे कुछ टैक्स चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 4%, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। मार्जिनल फाइनेंसिंग, मार्जिनल ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज़ लैंडिंग पे टैक्स अगर विद हेल्ड हुआ है वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये गाड़ी का टोकन लगाने पे टैक्स विद हेल्ड होता है, वो भी एडजस्टेबल है। ये हमने इसकी एग्जांपल दी थी कि इसका हमने टोकन लगवाया तो इस पर टैक्स कटा। उसके बाद ये वो पूछता है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो एक ही ये गाड़ी पे टोकन का है। फिर ये एक आदमी साहब ने भी एक दिन पूछा था इसमें कि इलेक्ट्रिक बिल है, अगर कमर्शियल, ये तो बात हो रही है कमर्शियल बिजनेसमैन की,
कि इलेक्ट्रिक बिल कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर पे है तो उस पर जो इनकम टैक्स कट रहा है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक बिल डोमेस्टिक कंज्यूमर पे भी अगर कोई टैक्स कट रहा है ना, अगर नॉन फाइलर हो और उसका 25,000 से अबाव बिल आ रहा हो तो उस पर भी टैक्स करता है इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स नहीं एडजस्टेबल होगा, एक्स्ट्रा टैक्स फर्दर टैक्स कोई एडजस्टेबल नहीं होगा, इनकम टैक्स जो होगा वो सिर्फ एडजस्ट होगा। तो इसमें इनकम टैक्स भी एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपके टेलीफोन की बात हो रही थी, लैंडलाइन का, वो तो हमने जिक्र कर लिया था। इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन पे जो टैक्स कटता है उसका भी जिक्र हो गया था। कार्ड्स हैं या इंटरनेट है, फ़ोन, इनकी बात हो गई थी। अच्छा, फिर परचेज बाय ऑक्शन, जब कभी कोई ऑक्शन पे आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उससे पहले आपसे इनकम टैक्स वो काट के उसमें इनकम टैक्स भी ऐड करते हैं कि इतना इनकम टैक्स भी आपने देना है, सेल्स टैक्स भी, बाकी टैक्स भी, तो उस पर भी अगर इनकम टैक्स पे किया है तो वो भी आपका एडजस्टेबल होगा। फिर सेल और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये वेरी मरूफ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 236C का टैक्स जो है इस पे भी, ये भी एडजस्टेबल है। वो कह रहा है विद इन अ ईयर है या एक ईयर के बाद आपने बेचा है। फिर आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आजकल ख़बरों में भी आपने सुना होगा, फंक्शन गैदरिंग चार्जेस अंडर सेक्शन 236CB, ये नया ऐड हुआ है कि वो जो कोई फंक्शन करवाएगा, ये आजकल टीवी पे या वो इस पे जा रहा है, शादियों महंगी हो गई उस पर भी टैक्स लगा है, तो वो 10% आपने जिसने फंक्शन करना है ना उससे आपने उससे चार्ज करना है। जो फंक्शन शादी हाल वाला है वो उससे चार्ज करेगा, अगर वो एक्टिव है तो 10%, अगर इनएक्टिव है तो 20%, तो वो करके गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो अब जिसने वो फंक्शन करवाया जब अपनी रिटर्न फाइल करने लगेगा तो वो भी उसका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, विद होल्डिंग ऑन द सेल्स और कंसिडरेशन किसी पे हुई है तो उसका भी टैक्स विद हेल्ड हो जाएगा। परचेज ऑफ अदर कमोडिटीज़ बाय डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, ये भी इस बजट में काफ़ी हॉट इशू था। 236G और 236H का जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर पे है कि ये पूरी चेन टैक्स देगी, तो इस पे आज डीलर्स की काफ़ी शोर था, अगर आप में से किसी ने सुना हो तो उसका भी जो 236G है वो जो डीलर ने किसी ने को लगा है या किसी ने पे किया है वो भी एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह H है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, परचेज बाय या रिटेलर कर रहा है। फिर प्रॉपर्टी की परचेज पे 236K का टैक्स चार्ज होता है। जब आप परचेज करते हैं, फाइलर हैं तो 3% है, नॉन लेट फाइलर हैं तो 6% है, नॉन फाइलर हैं तो 10-10.5% है, तो वो भी आपका एट दी एंड जो है जब रिटर्न फाइल करेंगे एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 236 फॉर द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए ये टैक्स है कि उन्होंने अगर कोई पे किया है तो वो भी एडजस्टमेंट। 236K का जब परचेज करते हुए बिल्डर ने किया, फिर बिल्डिंग बना के बेची तो उसका वो भी एडजस्ट हो जाएगा। एडवांस टैक्स ऑन विड्रॉल बैलेंस अंडर द पेंशन फंड 23A के सेकंड शेड्यूल के तहत एडवांस टैक्स अगर पेंशन निकालने पे उसने कहा है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। एडवांस टैक्स ऑन मनी अंडर सेक्शन 231B, ये भी अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे है, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। और आप ये इंटरनेट वगैरह की पेमेंट्स करते हैं बाहर, तो नेटफ्लिक्स, दिस दैट की पेमेंट करते हैं तो उसमें भी टैक्स करता है। क्रेडिट कार्ड से कोई बाहर की पेमेंट करते हैं तो वो भी 236Y के तहत एडजस्टेबल है। एडवांस टैक्स ऑन द फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स पे, अगर कोई फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर पे भी कटा है तो ये एडजस्ट। ये मेरा मकसद था आपको सारी चीज़ें बताने का कि कुछ आप बीच में कर रहा होता है बंदा, उसकी जैसे बहुत सारी रेलेवेंट आपके आई होंगी तो हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, ये तो हो गया एक एडजस्टमेंट के वाले से। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो गुड हो गया। इसके बाद आ रहा है कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का फॉर्म ये इंट्रोड्यूस हुआ 7B का एक टैक्स लगा कि जिसके तहत जिस बंदे के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और प्लाट उसके 2.5 करोड़ से ज़्यादा उसकी वैल्यू है तो उस पर 1% वो टैक्स देगा। मतलब उसमें एग्जाम्प्ट है, अगर किसी का घर है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिजनेस प्लेस है जिस पे बिजनेस कर रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर उसका रेंटल की कोई जगह है जिससे रेंट आ रहा है और अपनी प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और शुहदा को, जनरल्स को अगर कोई प्लॉट्स मिले हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी के पास एक से ज़्यादा प्लॉट्स की सूरत में है, क्योंकि उसमें तो वो किसी यूज़ नहीं आ रहे और वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा हैं, तो फिर सारी वैल्यू का 1% उसको टैक्स देना पड़ता है। तो उसके लिए ये फॉर्म ए है, ये इसी तरह का है जैसे हम आगे आके
फार्म करेंगे अपने वेल्थ स्टेटमेंट में। ये उसी तरह का है, इसमें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या फार्म हाउस है तो वो उसको आप ऐड करेंगे, फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसको एक को हम करके थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से करना होता है खोलें। तो ये पहली बात है, वो पूछता है जी मेजरमेंट क्या है आपकी। मेजरमेंट हम कहते हैं जी कनाल में है और 1 कनाल है। वो हमसे एड्रेस पूछता है 200B कमर्शियल सेक्टर सी हम कहते हैं, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद वो इसमें आएगा कि ये किस शहर का है, इसमें है तो एल हम करेंगे लाहौर। लाहौर में फिर आगे टाउन्स जो मुतलका टाउन है, हाँ वो हमारा इकबाल टाउन है। इकबाल टाउन है, कहता है कि ये वेदर एग्जाम्प्ट फ्रॉम 7E है और नॉट, कि अगर तो ये हमारी बिल्डिंग है बनी है, हम इस पे जो रेंट ले रहे हैं उस पर हम टैक्स पे कर रहे हैं, देन तो हम कहेंगे जी ये एग्जाम्प्ट है, यस एग्जाम्प्ट है। वो पूछेगा भी क्यों एग्जाम्प्ट है। अगर तो हम कहते हैं कि नहीं एग्जाम्प्ट तो वो कहेगा ठीक है, इस पे मैं खुद टैक्स सिस्टम खुद कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं जी ये एग्जाम्प्ट है, फिर वो रीज़न पूछेगा क्या है। तो ये रीज़न है, मैंने रीज़न बताने के लिए, एक तो ये हो सकता है कि कुछ प्रोविंसेस में कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है, उसकी वजह से वो नहीं है। फिर एक 1 कैपिटल एसेट बंदे के पास है, वो जितने का भी है उस पर टैक्स नहीं है, वो चाहे उसका 20 कनाल का घर है उस पर टैक्स नहीं है। फिर सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रीमिसेस है कि उस पर आप बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस से जो पैसे कमा रहे हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं इनकम टैक्स में, देन भी आपका नहीं है। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उस पर भी टैक्स नहीं है। ये जो मैं आपको चीज़ें पहले बता रहा था। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू शहीद डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस है, उस पर भी नहीं होगा। कैपिटल अलॉटेड द पर्सन डिपेंड ऑन द पर्सन हु डाइज वाइल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, कोई करता हुआ बहुत हुआ है, उस पर नहीं होगा। कैपिटल एसेट वार, कैपिटल एसेट अलॉटेड टू एक्स सर्विसमैन, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, मतलब रेंटल इनकम हम कहते हैं, इसकी आ रही है कि रेंटल इनकम है तो ये चार्जेबल टू टैक्स है, हमने उसमें अपनी रिटर्न में डिक्लेयर की, इस वजह से इस पर नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर इससे हमें ये पूछेगा ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या प्लॉट है। तो ये कंस्ट्रक्टेड है तो कहेंगे जी कितने स्क्वायर फुट है, तो फिर हम उसे इतने स्क्वायर फुट वैल्यूएशन निकालने के लिए वो पूछ रहे हैं जी कितने की। हम सपोज कहते हैं जी 10 मिलियन की है, तो वो 10 मिलियन ये इसलिए सिस्टम पूछ रहा है कि और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है उतनी है। अगर तो ये अब ये देखिए ये टोटल आ गया, ये जब इसमें तो आ जाएगा एग्जाम्प्ट इस सिचुएशन में। अगर हम उसको एग्जाम्प्ट नहीं करते देन क्या होगा, अगर एग्जाम्प्ट नहीं करते और ये फिगर जो है ये 25 मिलियन से एक्सीड कर जाती है तो उस पर फिर वो सिस्टम ऑटो टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। तो एक कर भी ना दें ताकि आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। हम करते हैं जी ये एक कमर्शियल प्लॉट है, कनाल का है, 1 कनाल का है और इसका एड्रेस 200B, वो इसलिए कह देता हूँ मैं 200B के हम इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का एड्रेस है, तो वो लाहौर में आ गया। लाहौर में आप जाएंगे तो इकबाल टाउन सेलेक्ट करेंगे, 7E से हम कहते हैं जी नॉट एग्जाम्प्ट। अच्छा नॉट एग्जाम्प्ट है तो ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, हम कहते हैं जी नो कंस्ट्रक्टेड भी नहीं है, तो सबमिट कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये है 30 मिलियन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 25 मिलियन से एक्सीड कर जाए। यहाँ ये हम कह सकते हैं ये इसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो 30 मिलियन है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 40 मिलियन है। जब 40 मिलियन फेयर मार्केट वैल्यू होगी देन वो उस पे कैलकुलेट करेगा। ये देखें अब इसमें अब ये वैल्यू इसकी आ गई 40 मिलियन, तो उस पे उसने सिस्टम ने कैलकुलेट कर दिया उसका टैक्स कितने पे टैक्सेबल होगा। 1% है। हाँ जी 1% उस पर टैक्सेबल वो कैलकुलेट कर देगा। तो जब हम कंप्यूटेशन में आएंगे तो इधर भी आके इधर एक टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा, ये देखें ये डिमांडेड अंडर 7E। बेसिकली ये 1% ऐसे बनता है कि जितना वैल्यू है उसके वो कहते हैं कि जी उसकी जो 20% उसकी इनकम है और उस 20% का आपने 5% टैक्स लेना है। तो इस तरह जाके वो 1% बनता है। तो मैंने सीधा सीधा 1% आपको ज़रा समझाने के लिए कर दिया। तो ये अब इसमें टैक्स पेएबल में आ गया है,
ठीक है, तो अब हमारा टैक्स पेएबल जो इंक्रीज हो गया 4 लाख से। अच्छा, ये कैपिटल एसेट भी इस तरह फिल हो जाएंगे। और अगली चीज़ कौन सी है, ये जो फाइनल टैक्स आपके कट जाते हैं वो भी आपके फाइनल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी मैं सारी चीज़ें आपको ज़रा डिक्लेयर कर देता हूँ क्लियर, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी है। जैसे कि ये पहली तो इम्पोर्ट की आ गई, वो हमने करा। फिर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आपके पास शेयर हैं, तो उसका जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो उस पर वो कंपनी आपसे टैक्स काट के, किसी पे 0% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, अगर 15% वाली भी है तो उस पर कंपनी आपसे जितना टैक्स काटेगी उस टैक्स का वो भी आपसे एडजस्टेबल होगा, लेकिन वो फाइनल इनकम है आपकी। सपोज आपको 5 लाख रुपया मिला, 5 लाख पे आपका टैक्स कट गया, तो अब 5 लाख का आपने बाकी में हिसाब नहीं देना, वो फाइनल इनकम हो गई आपका। 5 लाख का आपको अब कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आपका टैक्स इस पे आ गया है। तो इसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्कूक्स की है, ये मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उस पर भी अगर है तो वो भी नहीं कटेगा। आपकी नंबर ऑफ इम्पोर्ट मोबाइल्स के रिलेटेड है कि इतने डॉलर पे आपने अगर मोबाइल परचेज किए हैं तो उस पर है। फिर डिविडेंड की बात आ गई, तो इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल की बात आ गई, नंबर ऑफ इम्पोर्टेड मोबाइल CDK में इतने हैं। फिर डिविडेंड की बात आ गई, रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन एक्सीडिंग 1 मिलियन इन स्कोप। जो मैंने ये उन्होंने रेट दिए हुए हैं कि इस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो इस पे इतना इतना आपका टैक्स कटेगा। प्रॉफिट ऑन डेट अगर आ रहा है, इसमें प्रॉफिट ऑन डेट 5A सेकंड शेड्यूल का 10% वाला है, 20% वाला है। पेमेंट ऑफ सर्विसेज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी का काम किया और उसने आपको पैसे दिए, उन्होंने कहा जी ये टैक्स तो हमने आपका विद हेल्ड करके देना है, इसका चलान दूंगा। ठीक है, आपको वो अब सर्विसेज के अगेंस्ट जो 1 मिलियन सपोज मिल गया, उस पर 10% टैक्स कटा है, 10% आपका 1 लाख रुपया कट गया। अब उसको आपने कहीं नहीं बताना, वो आपका कहीं एडजस्टेबल है, मतलब उसका आपने कहीं और जवाब नहीं देना कि फाइनल टैक्स आ गया। इसी तरह से फी फॉर एडवर्टाइजिंग है, टैक्स डिडक्शन ऑन नॉन रेजिडेंट कैपिटल है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे टैक्स है, रॉयल्टी फीस पे है नॉन रेजिडेंट की, ये फाइनल पे रॉयल्टी फ़ी, पेमेंट फॉर गुड्स ये आ गए हैं। वो 153 की जो हमने उधर भी बात की थी कि उस पर टैक्स कट रहा है, ये 153 जो गुड्स के अगेंस्ट कट रहा है। फिर सर्विसेज के अगेंस्ट आ रहा है। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ये हैं, एक्सपोर्ट्स के जैसे ये है, फी एक्सपोर्ट रिलेटेड टू सर्विसेज अंडर सेक्शन 132@1%, ये टैक्स कट रहा है। एक्सपोर्ट जो आप IT सर्विसेज करते हैं तो इस हेड में भी 1% आता है। एक्सपोर्ट प्रोसीड 1 ये भी आ गई इसकी। गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसीड अंडर दिस एक्सपोर्ट्स, ये प्राइस बॉन्ड विन, जब आपको पता है प्राइस बॉन्ड का आता है, प्राइस बॉन्ड मिलता है तो वो पहले उसका टैक्स कटवाना पड़ता है, तो वो टैक्स उस पर कटा है, वो भी आपकी फाइनल इनकम है। पजल्स ये अनाम जो कभी जैसे तारक अजीज शो में और जिस तरह से जब आपको अगर कोई प्राइस कभी किसी को इत्फाक हो विन करने का तो वो कहते हैं जी पहले टैक्स इतना आपका कटेगा, वो कटने हैं। वो 7 रेफर टिकट्स चल रही थी, लॉटरीज हैं, क्विज हैं, इन पे जितना भी है ना वो एक टैक्स कटता है। वो टैक्स कटने के बाद ये ब्रोकरेज कमीशन है। ये आपके जो प्रॉपर्टी डीलर्स अगर किसी के साथ काम करते हैं ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन कारपोरेट्स के साथ, वो कहते हैं जी आपको कमीशन हम टैक्स काट के देंगे 12%, उनका का बाजू का 5%, जिस जिस सर्विसेज के अगेंस्ट डिफरेंट के वो टैक्स के रेट्स हैं, ये भी आपके हो सकते हैं एडजस्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल ये बाज़ फाइनल भी हो सकती हैं, उधर हमने पढ़ी थी। ये नॉन रेजिडेंट अगर ले रहा है कोई प्लाट तो उसका फाइनल टैक्स में 236K और 236G होगा। कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो हमने बड़ी तफसील से किया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 1 साल में बिकती है तो उस पर कितना टैक्स होगा। 2 के पहले साल में 15% है टैक्स और फिर हर साल 2.5% कम होता जाता है। कम होते होते जब 6 ईयर गुजरते हैं तो वो 2.5 जाके 0 में तब्दील हो जाता है। आफ्टर 6 ईयर उसका 0 हो जाएगा। इसी तरह सिक्योरिटीज़ पे थे और फिर इनकम फ्रॉम प्रोजेक्ट्स हैं अगर तो उसकी भी साथ दी है। टैक्स ऑन इनकम कॉटन जीनर्स की बात की हुई है इन्होंने। टैक्स बिजनेस इनकम ऑफ द डेवलपर्स, ये जो डेवलपर्स का अगर टैक्स किसी सूरत में कट रहा है फाइनल इनकम में आके तो उसका भी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की। एवरेज रेट फॉर टैक्स कैलकुलेशन
एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन पे आपको कोई फंड्स मिल रहे हैं और उसका उन्होंने टैक्स काट लिया तो फिर बाकी फंड्स के आपको नहीं पूछा जाएगा। वो आपके एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन ऑफ सैलरी का आ गया, सैलरी एरियर्स के अगर कोई हैं, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, ये वो जिसकी मैं बात कर रहा था ना काजमी साहब, आपके लिए मैं स्पेशल इसको ढूंढ रहा था। एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज अंडर सेक्शन 150A एट द रेट ऑफ 0.2%। कि अगर वो आप आईटी बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है और आपने जो ऑफिस लिया हुआ है उसका रेंट देते हैं तो आप उसका विद हेल्ड टैक्स कट के रेंट देते हैं। आपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं उनको सैलरी देते हैं तो उनका विद हेल्ड करके देते हैं, तो इस सिचुएशन में वो मज़ीद कम हो जाता है। फिर ये एक्सपोर्ट सर्विसेज 1% में आ रहा है। नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ फॉरेन टीवी चैनल्स की अगर कोई प्ले चलते हैं, जैसे ये ड्रामे अर्तगल वगैरह के चल रहे हैं, इन पे भी वो टैक्स आता है, वो टैक्स कट के देते हैं। जो मसलन टीवी वाले परचेज कर रहे होते हैं ना, उन्होंने भी टैक्स ऐसे ही पे करना है। फाइनल प्रोडक्ट्स पे है, टोटल ड्यूरेशन है, एडवर्टाइजमेंट्स जो फॉरेन किसी की जाती है ना, ये सेलिब्रिटीज़ अगर फॉरेन ली जाती है तो उनके भी हैं। इसी तरह डिडक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ द पर्सन एंगेज इन द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र क्रॉस बॉर्डर्स, और इस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये हैं फाइनल टैक्स के लिए। तो मैंने ये कोशिश की सारी आपको एडजस्टमेंट और फाइनल टैक्स। अब जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी टैक्स कटने के बाद, तो लास्ट पेज हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न का आ जाएगा, जिसमें पहले बात की जाएगी कि कौन कौन से हेड से हमें इनकम आई, फिर उसकी इनकम कौन सी एग्जैम्प्ट है, कितनी टैक्सेबल है, वो सारी होने के बाद एक जगह आके वो सारी जो है ना AOP की, तो फिर वो टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि ये आ गई तो इसमें टैक्सेबल इनकम ये आप आ गई, एग्जैम्प्ट नहीं है, तो हमने ये टैक्सेबल इनकम टोटल इतनी आ गई। इस पे अलाउंस, क्योंकि हमने वो ज़कात वगैरह का बीच में जिक्र किया था कि डिडक्टिबल अलाउंस उस पर ज़कात पे मिलेगा, फिर टोटल इनकम उसको निकालने के बाद कितनी आ गई, फिर टैक्स चार्जेबल क्या है और नॉर्मल टैक्स क्या चार्जेबल है, ये टोटल आ जाएगा। इस तरह से ये तो टैक्स आ गया कितना है। फिर ये टैक्स क्रेडिट उसको मिला था, वो हमने कहा था कि इसकी उसने किसी हवाले से ज़कात इतने मिलियन दी थी, उस पर उनको टैक्स क्रेडिट मिल गया था, वो टैक्स उतना कम हो जाएगा। तो ये अब 7E का हमने डाला, ये 4 लाख फिर उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से उसने टोटल जो उसकी विद होल्डिंग हुई थी वो ये थी 1 मिलियन। उसने किसी न किसी सूरत में सैलरी ली थी, उस पर जमा करवाया था, उसने कहीं उसे गाड़ी का टोकन लगवाया था, जब प्रॉपर्टी परचेज की थी, जिस तरह से भी उसके ये कटे थे। तो अब बाकी रिमेनिंग ये फिगर आ जाएगी। अब ये फिगर है पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, सारे फाइनल टैक्स कैलकुलेट कर लिए, सारे सोर्स ऑफ इनकम लग गए, टोटल प्रॉपर्टी आ गई। तो हम ये फिर इधर से हम अगर इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट का बटन दबाएंगे तो एक PSID जनरेट हो जाएगी। PSID वो है कि कंप्यूटराइज एक नंबर होता है कि जो आप बैंक में जाके बताएं इसके अगेंस्ट पेमेंट जमा करनी है, तो वो ऑटो उस सिस्टम में आ जाएगा। या आप इधर अपने घर बैठे हुए मोबाइल यूज़ करते हुए आप उसको पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वो भी आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी जो है जब पेमेंट हो जाएगी तो ये फिगर जो है इधर आ जाएगी कि पेमेंट हो गई है जी टैक्सेस की, तो इधर नील हो जाएगी। तो फिर आपकी रिटर्न सबमिट होगी। अगर पेमेंट अभी नहीं होगी तो रिटर्न सबमिट नहीं हो सकेगी। तो इधर हमारे पास जो अब चीज़ें आ गई, इनकम टैक्स हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि हमने सारे सोर्सेज की इनकम इकट्ठी कर ली, उसमें चाहे वो नॉर्मल इनकम है, चाहे वो फाइनल इनकम है, चाहे वो एग्जैम्प्ट इनकम है, हमने सारी इनकमें हमारे पास आ गई और उस पर जो टैक्स बनता था वो हमने पे कर दिया। तो जहाँ तक इनकम की जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी ये करने के बाद आपकी सबमिट के काबिल हो जाती है। इससे आगे फिर हमारी वेल्थ स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, जो हम कल करेंगे, ताकि ये आप सारा आज खत्म कर लें। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ तक है, और इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो वो बताएं ताकि कर लें। यहाँ पे 2 हेड्स हैं, एक एडजस्टेबल टैक्स का और एक अभी लास्ट चीज आपने फाइनल टैक्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज़ हाँ, इनमें इनके हेड्स जो हैं ये करीब है, बिल्कुल वेरी गुड। ये काज़मी साहब का ये बहुत करीब है कि यार वो 153 एडजस्टमेंट में भी आ रहा है, 153 इसमें भी आ रहा है, और उसमें प्रॉफिट ऑन डेट उसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब एक सिंपल फ़र्क आप पहले ज़हन में डालें, एक है नॉर्मल इनकम, ठीक है, एक है फाइनल इनकम। नॉर्मल इनकम वो है जिसकी हमारी सारी इनकम उसमें जमा होती जा रही है,
और नॉर्मल जो रेट है उसके लगेंगे कि पहले 6 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर उसके 5%, 7.5%, 8%, 15%, 12% बढ़ता जाएगा, 35% तक चला जाएगा। ये जिस पे लग रहा है उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टेड टैक्स जो हम पे करेंगे वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। और एक हमारी है फाइनल इनकम, वो ऐसी इनकम है कि आपको डिविडेंड मिला है, डिविडेंड चाहे आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया है तो उस पर 15 लाख रुपया आपका टैक्स कटेगा, समझ गए? तो वो अब उसका 15 लाख और उसके अगेंस्ट, अब वैसे बहुत सारी चीज़ें उसकी भी नॉर्मल में आ गई हैं, लेकिन कुछ फिर भी अभी जो है ना, जैसे कि आपको मैंने बात बताई थी कि अगर 5 मिलियन तक उसका प्रॉफिट ऑन डेट आता है, 5 मिलियन से नीचे आ रहा है, फिर उसकी वो फाइनल इनकम होगी, उस पर 15% टैक्स चार्ज हो जाएगा और बैंक काट लेगा, आप उसके जवाब दे नहीं है। लेकिन अगर वो अमाउंट एक्सीड कर गई 5 मिलियन से, तो देन वो नॉर्मल इनकम में आ जाएगी। नॉर्मल में जब आएगी तो फिर आपके वो स्लैब्स बनेंगे। अच्छा नहीं, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने लिए हुए थे सिक्योरिटीज ली थी, डिविडेंड उसको मिला, 15% बैंक ने काट के उसको पैसे दे दिए, तो अब वो एडजस्टेबल टैक्स में लिखेगा या फाइनल इनकम में? वो फाइनल में लिखेगा ना, बैंक ने काट के दे दिए तो वो फाइनल में आ जाएंगे। इसी तरह हमने वो प्रॉपर्टी की बात की थी कि 1 साल में इतना गेन, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना गेन, अब वो फाइनल टैक्स का आइटम है, उसको एडजस्टमेंट में वो नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना? इस तरह से लें जी, आज हमारी इनकम टैक्स रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म हो गई है। तो जो हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग भी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कमेंट करें ताकि हम उसका आपको रिप्लाई दे सकें। थैंक यू वेरी मच।